क्लियर चमकना। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो कल आपका बायोलॉजी का 23 तारीख को पेपर है। तो चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण अंतर आते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे परागण और निषेचन के बीच अंतर, कि परागण और निषेचन के बीच अंतर क्या होता है। परागण के बीच होता है परागण, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। या प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। निषेचन मतलब अगुणित, जो अगुणित नर होते हैं वो मादा युग्मकों से, जो अगुणित नर होते हैं वो मादा युग्मकों से संलयन करके जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? निषेचन। ये इंट्रो हो जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे इनके प्रकार क्या हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है। यह दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। यह भी मुख्यतः दो प्रकार से होता है। और यह हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट। और उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारा क्या? या अनेक माध्यमों से होता है, या अनेक माध्यम से। और परागण का मतलब यही होता है कि पराग कणों से, मतलब दूसरे कणों से पराग कोशों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। और उसके दो पार्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है या अनेक माध्यमों से होता है। यह अनेक माध्यम, जैसे माध्यम क्या हुए? वायु यदि हवा चल रही है तो उससे क्या होता है? परागण होता है। परागण मतलब वर्तिकाग्र तक, परागों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो यही माध्यम हो जाते हैं, वायु, जल, कीट आदि ये हो जाते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा पॉइंट है, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। ये जो बीजांड होता है, जो पुष्प का बीजांड होता है, उसके बाहर यह क्रिया होती है। और यह क्रिया उसके बीजांड के अंदर ही हो जाती है। निषेचन मतलब युग्मक संलयन। जब नर युग्मकों से मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मकों से, मादा क्या है हमारा? ये अगुणित नर मादा युग्मकों से संलयन करते हैं, तब क्या होता है? निषेचन होता है। तो इसे मतलब यह क्रिया बीजांड में अंदर, भाई बीजांड के अंदर क्या पाया जाएगा? अगुणित नर और मादा युग्मक पाए जाएंगे, तो वही निषेचन होगा। तो चलिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये परागण और निषेचन में अंतर देख लिया है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश का मतलब क्या होता है, और भ्रूण पोष का मतलब क्या होता है। भ्रूण पोष का मतलब होता है कि यह अगुणित एन, मतलब अगुणित मतलब बिना गुणित, अगुणित होता है, मतलब सिंगल होता है एन। और यह क्या होता है? त्रिगुणित होता है। ये इसमें त्रिगुणित होता है, बस यही सिंपली समझिएगा। और उसके बाद इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। जो मात्र कोशिका होती है उससे इसका विकास होता है। और भ्रूण पोष का मतलब यही होता है कि इसका विकास प्राथमिक भ्रूण पोष, मतलब भ्रूण पोष का मतलब यही होता है कि पोषण प्राप्त करना, पोषण प्रदान करना। इसका मतलब यही होता है, यह विकास प्राथमिक भ्रूण पोष से हो। जब प्राथमिक भ्रूण पोष शुरुआत होता है, वहीं से क्या होता है? भ्रूण पोष का शुरुआत होती है। उसके बाद भ्रूण पोष के अंदर देखेंगे, यह भ्रूण पोष के अंदर देखेंगे, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। मतलब जो भ्रूण कोष होता है, भ्रूण के विकास या विकास के लिए सहायक होता है, उत्तरदायी होता है। बेसिकली ये समझिएगा कि ये भ्रूण कोष जो होता है वो विकास के लिए क्या होता है? सहायक होता है। उसके बाद यह भ्रूण के पोषण के लिए, पोषण मतलब भ्रूण पोष का मतलब ये है कि पोषण प्रदान करना। तो उसके बाद चौथा पॉइंट हो जाता है, इसमें भोजन संचित नहीं होता। इस भाई भ्रूण कोष है, इसमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरे अंतर के बारे में। तब तक के लिए हम देखेंगे परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति में विभेद। परिभ्रूण पोष और फल भित्ति क्या होता है, इसमें विभेद क्या होता है वो देखेंगे। कुछ बीज होते हैं जिसमें उपस्थित अवशिष्ट या बचा हुआ बीजांड जो परिभ्रूण पोष कहलाता है। जो मतलब अवशिष्ट या बचा हुआ जो बीजांड होता है उसे क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोष कहते हैं। और इसकी दूसरी साइड फल भित्ति है। फल भित्ति क्या होता है? निषेचन के बाद अंडाशय से भित्ति फल के कवच में परिवर्तित, मतलब फल भित्ति मतलब यही होता है कि कवच। अगर निषेचन हुआ, निषेचन के बाद फल बना, फल के बाद जो कवच बनता है, फल को
मतलब सेपरेट करने के लिए, बचाने के लिए बनता है, उसे क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। और परिभूत पोष क्या होता है, यह फल एवं बीज को अतिरिक्त पोषकता प्रदान करता है। मतलब फल जो होता है वो बीज, फल का जो बीज होता है, फल एवं बीज होता है, वो अतिरिक्त पोषकता प्रदान करता है और यह सुरक्षा के ओनली सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह बीज का शुष्क भाग होता है और यह मांसल भाग होता है। और अब हम लोग देखेंगे शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन की प्रक्रिया यह वृषण में होती है और यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। और यह एक प्राथमिक शुष्क कोशिकाओं से 4 अग्रित शुक्राणु बनाते हैं, का निर्माण करते हैं। एक शुष्क कोशिका से एक जो मात्र कोशिका होती है उससे क्या 4 जो अग्रित शुक्राणु बनते हैं। एक शुक्र कोशिका से 4 क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और इस अंडाणु जनन में देखेंगे प्राथमिक अंड से, प्राथमिक जो होता है उस अंड कोशिका से एक अंडाणु से 2 या 3 केवल ध्रुवीय कोशिका बनती हैं। 2 या 3 क्या बनती हैं, ध्रुवीय कोशिका बनते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे दूसरे। तो चलिए अब हम लोग ये समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के विशिष्ट अंतर के बारे में देखेंगे। समयुग्मजी पहले देखेंगे, फिर विषमयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होता है, समयुग्मजी मतलब एक जीन के 2 युग्म विकल्पीय एलील समान होते हैं। जो मतलब एक जीन या दो युग्म विकल्पी समान होते हैं, वो क्या कहलाता है, समयुग्मजी। मतलब समान, युग्मज मतलब युग्म विकल्पीय समान होते हैं, तो क्या कहलाता है, समयुग्मजी कहलाता है। और उसके बाद है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी मतलब विषम, एक जीन के 2 युग्मक, मतलब विषम, सम मतलब समान, विषम मतलब एक जीन के अलग दोनों युग्मक विकल्पी अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों युग्मक हों बट अलग अलग हों, तो वो क्या कहते हैं, विषम युग्मजी। समयुग्मजी में केवल एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं और विषम युग्मजी मतलब अनेक प्रकार के क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं। और उसके बाद समयुग्मजी मतलब स्वपरागण होने पर संतति पैतृक समलक्षणी एवं समजीन होते हैं। और इसमें स्वपरागण होने पर संतति में प्रभावी या अप्रभावी दोनों विपर्यासी लक्षण व्यक्त होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। और यह केंद्रक में पाया जाता है और यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। और उसके बाद है यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, श्रृंखलाओं से बना होता है। यह समानता एक सूत्री श्रृंखलाओं से बना होता है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक मतलब इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए एक प्रोटीन संश्लेषण है। और उसके बाद इसमें जो बेस पाया जाता है थायामीन और इसमें पाया जाता है यूरेसिल। तो और हम लोग और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। समजात एवं समरूप के अंतर लिखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और लैमार्क और डार्विनवाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, हालांकि पढ़ लीजिएगा, पूछा तो 1-2 ही जाएगा। और उसके बाद लैमार्क और जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर लिखना होता है। और प्यारे साथियों आप लोगों को बता दें कि ये हम लोग की तैयारी, मेरे प्यारे साथियों, और आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए हम सुबह लेकर आ रहे हैं एक महामैराथन, जो कि आप लोगों का पूरा बायोलॉजी का पूरा तहस नहस करने वाले हैं। तो अब कल की क्लास में मिलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और ऑल द बेस्ट।